2025 का साल था। दुनिया विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, मगर इसी तरक्की के बीच एक रहस्यमय बीमारी ने अचानक लोगों के जीवन को तहस-नहस कर दिया। इस बीमारी का नाम रखा गया दिशाशूल। यह बीमारी एक धीमे जहर की तरह थी, जो इंसान के शरीर और मस्तिष्क को धीरे धीरे खा जाती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इसका कोई निश्चित कारण या लक्षण नहीं थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहानी जो रहस्य, रोमांच और सस्पेंस से भरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर इसके इलाज की खोज में जुट गए, लेकिन बीमारी का रहस्य गहराता ही गया। लोग डर और अनिश्चितता के साये में जीने लगे। यह कहानी उसी बीमारी से जुड़ी सच्चाई को उजागर करने वाले कुछ लोगों की है, जिनका मकसद सिर्फ एक था, इस रहस्य से पर्दा उठाना। कहानी की शुरुआत भारत के एक छोटे से गांव कालापुर में पहली बार दिशाशूल का मामला सामने आया। गांव की 16 वर्षीय लड़की संध्या अचानक अजीब व्यवहार करने लगी। वह कभी कभी अजीबोगरीब भाषा में बातें करती, जिसकी कोई समझ नहीं पाता। धीरे धीरे उसके शरीर पर अजीब सी नीली धारियां उभरने लगी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी प्राचीन श्राप का नतीजा है, मगर गांव के डॉक्टर डॉ राघव इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर चिंतित थे। उन्होंने तय किया कि वह इसे गहराई से समझने के लिए संध्या का इलाज करेंगे। बीमारी का फैलाव कुछ ही महीनों में दिशाशूल ने आसपास के कई गांवों में अपने पैर पसार लिए। संध्या के बाद गांव के और भी लोग इसकी चपेट में आने लगे। अजीब बात यह थी कि यह बीमारी केवल रात में ही सक्रिय होती थी। दिन के समय मरीज सामान्य लगते, मगर रात होते ही उनकी आंखें सफेद हो जाती और वे अजीब आवाजें निकालने लगते। डॉक्टर राघव की खोज। डॉ राघव ने इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए शहर के बड़े अस्पताल का रुख किया। वहां उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम से मुलाकात की। इस टीम की प्रमुख थी डॉ अदिति शर्मा, जो दुर्लभ बीमारियों की विशेषज्ञ थी। डॉ अदिति ने इस बीमारी का गहन अध्ययन करने के बाद पाया कि दिशाशूल केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके खून में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन केवल 5% मानव आबादी में पाया जाता था। रहस्यमय संकेत। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ा, अदिति और राघव को कुछ प्राचीन ग्रंथों में दिशाशूल का उल्लेख मिला। ग्रंथों में लिखा था कि यह बीमारी हजारों साल पहले भी फैली थी, लेकिन तब इसे एक दैवीय श्राप माना जाता था। ग्रंथों में एक रहस्यमय जगह का जिक्र था, जिसे सुलधरा कहा गया था। माना जाता था कि वहीं इस बीमारी का इलाज छिपा है। सुलधरा की यात्रा। डॉक्टर अदिति, डॉ राघव और उनकी टीम ने सुलधरा की खोज शुरू की। यह जगह हिमालय की बर्फीली वादियों में कहीं स्थित थी। टीम ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए इस जगह तक पहुंचने का प्रयास किया। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमय संकेत मिले, जैसे प्राचीन गुफाएं, जिनकी दीवारों पर अजीब चिन्ह और चित्र बने थे। इनमें से एक चित्र में एक दैवीय औषधि का वर्णन था, जो दिशाशूल को खत्म कर सकती थी। अंतिम सुलझाव। सुलधरा पहुंचने पर टीम ने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के अंदर उन्हें एक पत्थर की तख्ती मिली, जिस पर लिखा था, जिसे सुलझाना हो उसे अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा।
यह संकेत एक मानसिक चुनौती की ओर इशारा कर रहा था। डॉ. राघव और अदिति ने इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा के भीतर झांकते हुए अपने सबसे गहरे डर और पछतावों का सामना किया। जब वे इस चुनौती को पार कर गए, तब उनके सामने एक रहस्यमय द्रव्य प्रकट हुआ, जिसे जीवन सुधा कहा गया। निष्कर्ष, जीवन सुधा को गांव में लाकर मरीजों को दिया गया और कुछ ही दिनों में दिशाशूल का प्रभाव कम होने लगा। यह बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन इस पूरी घटना ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या मानवता वास्तव में प्रकृति के रहस्यों को पूरी तरह समझ सकती है? इस कहानी ने यह सिखाया कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम ही मानवता के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है। दूसरा भाग, दिशाशूल का छिपा हुआ सच। प्रस्तावना: दिशाशूल की बीमारी का अंत हुआ, लेकिन उसके पीछे छिपे रहस्य अभी भी अधूरे थे। सुलधरा की गुफाओं में जो जीवन सुधा मिली थी, उसने बीमारी को रोक तो दिया, पर डॉक्टर राघव और डॉक्टर अदिति के मन में कई सवाल थे। यह बीमारी आखिर कैसे और क्यों फैली? क्या यह प्राकृतिक थी या इसके पीछे किसी की साजिश थी? उनकी खोज यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि सुलधरा में और भी बड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं, जो मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। सुलधरा के बाद का रहस्य: जब टीम वापस गांव लौट आई, तो सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद डॉ. राघव को एक अनजान व्यक्ति का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, दिशाशूल का अंत अभी नहीं हुआ, सुलधरा केवल शुरुआत थी, सच्चा खतरा अभी आना बाकी है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वापस गुफाओं में जाओ। यह पत्र पढ़कर राघव और अदिति हैरान रह गए। उन्होंने तय किया कि वे सुलधरा की गुफाओं में वापस जाएंगे और इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएंगे। दूसरी यात्रा इस बार उनके साथ एक नई टीम थी, जिसमें अर्जुन, एक विशेषज्ञ पुरातत्वविद, और नेहा, एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, शामिल थे। उन्होंने सुलधरा की गहराइयों में प्रवेश किया और पाया कि गुफाओं में कई ऐसे हिस्से थे जो उनकी पिछली यात्रा में छूट गए थे। एक गुप्त दरवाजा खोलने के बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। वहां उन्हें प्राचीन उपकरण और अजीब मशीनें मिली, जो हजारों साल पुरानी लग रही थी। रहस्यमय संकेत और तकनीक कक्ष की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। अर्जुन ने बताया कि ये चिन्ह एक खोई हुई सभ्यता अर्कानस के थे। अर्कानस सभ्यता को प्राचीन विज्ञान और तकनीक में अत्यंत उन्नत माना जाता था। ऐसा लग रहा था कि इस सभ्यता ने कभी किसी घातक वायरस को रोकने के लिए ये गुफाएं बनाई थी। नेहा ने गुफा में मिले उपकरणों को स्कैन किया और पाया कि वे किसी जैविक हथियार से जुड़े थे। यह देखकर टीम के होश उड़ गए। दिशाशूल केवल एक बीमारी नहीं थी, यह एक जैविक हथियार था, जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था। साजिश का पर्दाफाश: टीम ने महसूस किया कि इस जैविक हथियार को किसी ने फिर से सक्रिय किया है। यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। नेहा ने गुफा में मिले एक प्राचीन कंप्यूटर से डेटा निकाला। उसमें एक फाइल मिली जिसका शीर्षक था प्रोजेक्ट सुलनाइट। इस फाइल में संकेत था कि एक गुप्त संगठन, शैडो ऑर्डर, इस बीमारी को फैलाने के पीछे था। उनका मकसद था दुनिया की जनसंख्या को नियंत्रित करना और शक्ति का संतुलन बदलना। शैडो ऑर्डर का सामना: टीम ने शैडो ऑर्डर का पता लगाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। उन्होंने पाया कि इस संगठन के सदस्य हर देश में फैले हुए थे और वे अत्यंत शक्तिशाली थे। लेकिन इस साजिश को रोकने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। डॉ.
अदिति ने जीवन सुधा के तत्वों का अध्ययन किया और पाया कि इसका एक संशोधित संस्करण शैडो ऑर्डर के जैविक हथियार को निष्क्रिय कर सकता है। निर्णायक लड़ाई टीम ने शैडो ऑर्डर की गुप्त लैब का पता लगाया, जो हिमालय के एक और दुर्गम स्थान पर स्थित थी। वहां उन्होंने देखा कि दिशाशुल के अगले संस्करण पर काम हो रहा था, जो और भी घातक हो सकता था। टीम ने अपनी सूझबूझ और साहस से लैब को नष्ट किया और शैडो ऑर्डर के प्रमुख अलेक्जेंडर क्रो को गिरफ्तार करवाया। अंत और नई शुरुआत। इस लड़ाई के बाद दिशाशुल का खतरा हमेशा के लिए टल गया, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका लालच और शक्ति की प्यास है। राघव और अदिति ने अपने मिशन को पूरा किया, लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा के लिए बना रहा, क्या भविष्य में ऐसा खतरा फिर से उभरेगा? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह एक चेतावनी है कि विज्ञान का सही उपयोग ही मानवता का सच्चा उद्धार कर सकता है। तीसरा भाग, अनंत सुलझाव का आरंभ। प्रस्तावना, शैडो ऑर्डर की गुप्त लैब को नष्ट करने और अलेक्जेंडर क्रो को गिरफ्तार करने के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली। दिशाशुल की छाया खत्म हो गई थी, लेकिन यह केवल एक अध्याय का अंत था। डॉक्टर राघव, डॉ. अदिति, अर्जुन और नेहा ने महसूस किया कि सुलधरा की गहराइयों में अब भी कुछ अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। एक दिन नेहा के लैपटॉप पर अचानक एक कोडेड मैसेज आया। यह मैसेज शैडो ऑर्डर की एक और गुप्त योजना का संकेत दे रहा था। उसमें लिखा था, सुलधरा केवल एक द्वार है, असली खेल कायाश्रय में छिपा है। कायाश्रय का रहस्य। कायाश्रय का नाम सुनते ही अर्जुन ने कहा, यह नाम मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है। इसे अमरता का गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसी तकनीक छिपी है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को बदल सकती है। टीम ने तुरंत कायाश्रय की खोज शुरू की। उनके सामने चुनौतियां और खतरों से भरा एक नया सफर था। कायाश्रय की यात्रा। टीम ने प्राचीन ग्रंथों और नक्शों की मदद से हिमालय के और भी दुर्गम इलाकों की ओर रुख किया। कई दिनों तक बर्फीले तूफानों और खतरनाक दर्रों को पार करते हुए वे अंततः एक छिपी हुई घाटी में पहुंचे। इस घाटी के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थरों से बना प्रवेश द्वार था, जिस पर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जो सत्य और झूठ के बीच के अंतर को पहचान सके। प्रवेश की चुनौती। गुफा के द्वार को खोलने के लिए टीम को एक श्रृंखला पहेलियों का सामना करना पड़ा। यह पहेलियां उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान की परीक्षा ले रही थी। एक पहेली इस प्रकार थी, जो सबसे कमजोर है वही सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे स्थिर है वही सबसे गतिशील है। बताओ यह क्या है? डॉ. अदिति ने गहन चिंतन के बाद उत्तर दिया, समय। और जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, द्वार धीरे धीरे खुल गया। कायाश्रय के अंदर का खौफनाक सच। गुफा के भीतर टीम ने एक विशाल भूमिगत शहर देखा। इस शहर के केंद्र में एक चमकदार क्रिस्टल रखा हुआ था, जो अद्भुत ऊर्जा छोड़ रहा था। अर्जुन ने बताया, यह क्रिस्टल शायद कायाश्रय की ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जैसे ही वे क्रिस्टल के पास पहुंचे, एक गुप्त दरवाजा खुला और उनके सामने एक प्राचीन संरक्षक प्रकट हुआ। वह एक रोबोटिक संरचना थी, जो हजारों साल पुरानी तकनीक का प्रतीक थी। संरक्षक ने कहा, तुमने यहाँ तक पहुँचने का साहस किया है, लेकिन कायाश्रय की शक्ति के साथ खेलना विनाश को निमंत्रण देना है। इसे छोड़ दो, वरना मानवता का अंत निश्चित है। शैडो ऑर्डर की वापसी। जैसे ही टीम इस चेतावनी को समझने का प्रयास कर रही थी, गुफा में शैडो ऑर्डर के नए एजेंट्स ने हमला कर दिया। उनका नेता मिरांडा ग्रेव अलेक्जेंडर क्रो से भी अधिक खतरनाक थी।
मिरांडा का उद्देश्य था कायाश्रय की शक्ति को अपने कब्जे में लेना और इसे दुनिया पर राज करने के लिए इस्तेमाल करना। टीम और शैडो ऑर्डर के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हुई। मिरांडा ने क्रिस्टल की ऊर्जा को सक्रिय करने की कोशिश की, जिससे गुफा में भूकंप शुरू हो गया। निर्णायक पल डॉ अदिति और नेहा ने क्रिस्टल को निष्क्रिय करने का तरीका ढूंढ निकाला, लेकिन इसके लिए किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती। डॉ राघव ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। राघव ने कहा, अगर मानवता को बचाने के लिए मेरा बलिदान जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने क्रिस्टल के नियंत्रण कक्ष को ओवरलोड किया, जिससे पूरी गुफा ध्वस्त होने लगी। लेकिन इससे पहले कि गुफा पूरी तरह नष्ट हो, टीम ने मिरांडा को हराकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। अंत और नई शुरुआत। डॉ राघव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कायाश्रय की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई और शैडो ऑर्डर का अंत हुआ। लेकिन इस घटना ने टीम को एक गहरा सबक सिखाया। ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल तभी सार्थक है जब वह मानवता के भले के लिए हो। डॉ अदिति, नेहा और अर्जुन ने अपने साथी को खोने का दुख सहते हुए यह प्रतिज्ञा ली कि वे इस दुनिया को किसी भी प्रकार की नई साजिश से बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहेंगे। दिशासुल की कहानी का अंत भले ही हुआ हो, लेकिन रहस्य और साजिशों का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। चौथा भाग, सुलधरा का शाप प्रस्तावना। डॉ राघव के बलिदान और शैडो ऑर्डर के खात्मे के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन एक बार फिर सुलधरा का छिपा हुआ शाप जाग उठा। डॉ अदिति, नेहा और अर्जुन ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, परंतु कायाश्रय के नष्ट होने के बाद पृथ्वी पर अजीब घटनाएं होने लगी। जगह जगह भूकंप, रहस्यमयी धुंध और लोगों के बीच अनजान बीमारियां फैलने लगी। सुलधरा का शाप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अज्ञात संदेश। एक दिन अदिति को अपने लैब में एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी डॉ राघव की थी। उसमें लिखा था, कायाश्रय को नष्ट करना समाधान नहीं था। सुलधरा का असली रहस्य अब भी गहराई में छिपा है। इसे सुलझाए बिना दुनिया पर अनंत अंधकार का खतरा मंडराएगा। डायरी के आखिरी पन्ने में एक रहस्यमय स्थान का जिक्र था, नागवलोक। कहा जाता था कि यह स्थान पृथ्वी के केंद्र में कहीं छिपा है और वहीं सुलधरा का शाप उत्पन्न हुआ था। नागवलोक की खोज टीम ने नागवलोक की खोज शुरू की। इस बार उनके साथ एक नया सदस्य था, कियान, जो एक रहस्यमयी शोधकर्ता और प्राचीन भाषाओं का विशेषज्ञ था। उसने बताया कि नागवलोक पाताल लोक की एक गुप्त नगरी थी, जहां प्राचीन काल में नागवंशी साधक रहते थे। नागवलोक तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था सर्पधारा, हिमालय की एक गहरी खाई, जहां केवल वही जा सकता था जो अपने भय पर विजय पा सके। सर्पधारा का खौफनाक सफर। टीम ने सर्पधारा का रास्ता चुना। यह सफर जानलेवा था। वहां जहरीले कोहरे और अजीब जीवों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था उनके अपने डर, जो उनकी कल्पना से भी अधिक वास्तविक लग रहे थे। अदिति को अपने अतीत का पछतावा, नेहा को अपनी कमजोरियां और अर्जुन को अपने फैसलों का डर सताने लगा। लेकिन कियान ने उन्हें समझाया कि केवल अपने डर को स्वीकार करके ही वे आगे बढ़ सकते हैं। नागवलोक का रहस्य। सर्पधारा पार करने के बाद टीम आखिरकार नागवलोक पहुंची। यह एक विशाल भूमिगत नगर था, जहां प्राचीन नागवंशियों की मूर्तियां और शिलालेख थे। नागवलोक के केंद्र में एक विशाल स्तंभ था, जिसे कालस्तंभ कहा जाता था। कियान ने शिलालेखों को पढ़ा और बताया, कालस्तंभ ही सुलधरा के शाप का स्रोत है।
इसे संतुलित रखने के लिए हर 1000 साल में एक बलिदान देना पड़ता है। राघव का बलिदान इस संतुलन को अस्थायी रूप से बहाल कर सका, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। अंतिम परीक्षा कालस्तंभ के पास पहुंचते ही टीम को एक भयानक चुनौती का सामना करना पड़ा। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया और उनके सामने प्राचीन नागवंशी संरक्षक प्रकट हुए। संरक्षकों ने कहा, तुमने नागवलोक में प्रवेश किया है, लेकिन यहाँ से केवल वही लौट सकता है जो सत्य का सामना करने का साहस रखता हो। अदिति, नेहा, अर्जुन और कियान को अपनी सबसे गहरी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें समझ आया कि शक्ति, ज्ञान और बलिदान का सही उपयोग ही सुलधरा के शाप को खत्म कर सकता है। कालस्तंभ का शुद्धिकरण कियान ने बताया कि कालस्तंभ को शुद्ध करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के दौरान स्तंभ से घातक ऊर्जा निकलने लगी, जिसने पूरी गुफा को हिला दिया। नेहा और अर्जुन ने स्तंभ को स्थिर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जबकि अदिति और कियान ने अनुष्ठान पूरा किया। अंततः स्तंभ से निकलने वाली ऊर्जा शांत हो गई और नागवलोक का अंधकार खत्म हो गया। शाप का अंत अनुष्ठान के बाद टीम को महसूस हुआ कि सुलधरा का शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। गुफा से बाहर निकलते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे पृथ्वी ने खुद को नई ऊर्जा से भर लिया हो। नई शुरुआत। इस साहसिक यात्रा ने टीम को यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान केवल बलिदान और साहस से ही नहीं, बल्कि ज्ञान और एकता से भी संभव है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदिति ने महसूस किया कि नागवलोक के शिलालेखों में कुछ और भी रहस्य छिपे हैं, जो मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नई खोज की, एक नई उम्मीद की। यह कहानी सिखाती है कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम हमें सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की शक्ति देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।